चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, सुर्खियां बनती हैं, फिर भुला दी जाती हैं। लेकिन इन सब के पीछे ना जमीन की एक हकीकत हमेशा रहती है। वो हकीकत है एक समुदाय की जरूरतें, उसकी उम्मीदें और उसकी राजनीतिक पसंद के बीच का गहरा रिश्ता। तो आज हम इसी शोर से दूर हटकर एक शांत लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता का विश्लेषण करेंगे। इसे सिर्फ एक केस स्टडी की तरह नहीं बल्कि शासन और जनसेवा के एक ब्लूप्रिंट के तौर पर देखेंगे। उत्तराखंड के तराई में बसा ये इलाका नानकमत्ता ये सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद जगह नहीं है। असल में ये पूरे भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता नमूना है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी जो चुनौतियां हैं वो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि एक कामयाब और टिकाऊ जनादेश कैसे तैयार किया जाता है। और ये वो जनादेश होता है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो इस सफर में हम नानकमत्ता की जमीनी सच्चाई से शुरू करेंगे, फिर वहां के सियासी बदलावों की नब्ज को पकड़ेंगे, 2022 के नतीजों के पीछे की वजहों को समझेंगे और फिर एक ऐसे मजबूत ढांचे पर बात करेंगे जो किसी भी इलाके को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत हमेशा जमीन से ही होनी चाहिए। चुनावी गणित और आंकड़ों से भी पहले हमें उन लोगों को समझना होगा जिनकी जिंदगी इन फैसलों से सीधी सीधी प्रभावित होती है। शासन का पहला नियम ही यही है, लोगों को सुनो, उनकी समस्याओं को समझो। अब जरा नानकमत्ता के सामाजिक ताने बाने को देखिए। यहाँ की करीब 31% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें खासकर थारू समुदाय के लोग हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझ लीजिए कि ये इस इलाके की आत्मा है और यहाँ की राजनीति की धुरी भी यही है। इस समुदाय की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, अपनी उम्मीदें हैं और अपनी चुनौतियां भी। इनको समझे बिना यहाँ की राजनीति को समझना नामुमकिन है। और यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये जो डेमोग्राफिक्स हैं ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों से कैसे जुड़ी हुई हैं। पानी, बिजली और खेती, ये बुनियादी समस्याएं सबसे ऊपर हैं। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे हैं। सोचिए, जब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता तो सिर्फ फसल नहीं सूखती, किसान का भविष्य भी सूखता है। जब बिजली बार बार जाती है तो बच्चों की पढ़ाई से लेकर छोटे कारोबार तक सब ठप पड़ जाते हैं। ये आवाज एक किसान की है, लेकिन ये दर्द पूरे समुदाय का है। जब जमीन ही प्यासी हो तो तरक्की की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये सवाल हर घर में पूछा जा रहा था और यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा। हमारे संविधान का आधार हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना है और सम्मान के साथ जीने के लिए पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। जब कोई व्यवस्था इन जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये एक नैतिक विफलता है। तो अब देखते हैं कि जमीन की इन समस्याओं का असर वोट की पेटी पर कैसे पड़ता है। लोग अपनी परेशानियों का जवाब कैसे देते हैं, वो अपनी आवाज वोट के जरिए कैसे उठाते हैं। पिछले एक दशक के जो आंकड़े हैं वो हमें एक बहुत ही साफ कहानी बताते हैं। इन 3 चुनावों के नतीजों को गौर से देखिए। ये कोई सीधी रेखा में चलने वाला बदलाव नहीं है, ये एक लहर है। 2012 से 2022 तक कांग्रेस का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2017 में अपनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद 2022 में तेजी से नीचे आ गई। ये साफ बताता है कि वोटरों ने एक पार्टी को परखा और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बदलाव के लिए वोट कर दिया। और इस बदलते समीकरण के बीच एक और बहुत अहम बात सामने आती है, वोटर टर्नआउट। ये लगातार ऊंचा बना हुआ है, करीब 75%। इसका मतलब साफ है, नानकमत्ता के लोग अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं, वो सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं और बहुत सोच समझकर अपना फैसला करते हैं। ये ऊंचा मतदान एक खामोश क्रांति का ही संकेत है। तो अब हम अपना ध्यान 2022 के चुनाव पर केंद्रित करते हैं। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। इस साल ऐसा क्या हुआ जिसने सियासी समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया? चलिए इस बदलाव की परतों को एक एक करके खोलते हैं। 2022 के जो अंतिम आंकड़े हैं वो अपनी कहानी खुद ही कह देते हैं। कांग्रेस को करीब 53% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 39% के आसपास। ये 14% का एक बहुत बड़ा अंतर है। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक साफ और निर्णायक जनादेश था जो सीधे सीधे बदलाव के हक में दिया गया था। इस बदलाव का पैमाना समझने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए।
2017 और 2022 के बीच लगभग 22,500 वोटों का स्विंग हुआ। ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। ये सिर्फ कुछ हजार वोटों का हेरफेर नहीं था, ये वोटरों के एक बहुत बड़े वर्ग का मोहभंग था जो सीधे तौर पर जमीनी मुद्दों के हल न होने से जुड़ा हुआ था। और यहीं से हमारा विश्लेषण एक नए पड़ाव में दाखिल होता है। देखिए, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन उस जीत को एक टिकाऊ और जन केंद्रित शासन में बदलना असली चुनौती है। एक ऐसा शासन जो लोगों का भरोसा जीत भी सके और उसे बनाए भी रख सके। तो इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सटीक रणनीतिक ढांचे में छिपा है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये शासन चलाने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। इसके 4 चेहरे हैं जो चारों दिशाओं में, यानी समाज के हर वर्ग के लोगों की ओर देखते हैं और उनकी सेवा के लिए समर्पित हैं। आइए इन चारों स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। पहला, चुनावी जुड़ाव, मतलब हर छोटे बड़े समूह की जरूरतों को गहराई से समझना। दूसरा है संगठनात्मक शक्ति, यानी जमीनी स्तर पर एक मजबूत टीम बनाना जो सरकार और लोगों के बीच एक पुल का काम करे। तीसरा, एक स्पष्ट कहानी, लोगों को ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है संसाधनों का सही और पारदर्शी इस्तेमाल। जब ये चारों स्तंभ एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं, तब एक भरोसेमंद शासन की इमारत तैयार होती है। लेकिन देखिए, कोई भी अच्छी रणनीति अगर सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसका कोई मोल नहीं है। असली परीक्षा तो उसे जमीन पर उतारने में होती है। तो आइए देखते हैं कि इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे एक चुनावी अभियान की समय सारणी को शासन के एक ठोस रोड मैप में बदल दिया गया। ये सिर्फ वोट मांगने की प्रक्रिया नहीं है, ये विश्वास बनाने की प्रक्रिया है। पहले 90 दिन लोगों की बात सुनो, फिर उनकी समस्याओं के आधार पर समाधान का एक घोषणा पत्र तैयार करो और फिर उस वादे को पूरा करने के लिए जमीन पर उतरो। हर कदम का एक मकसद है और हर दिन की एक जवाबदेही है। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से हमें नेतृत्व के भविष्य के बारे में क्या सीखने को मिलता है? एक सच्चा जननेता बनने के लिए किन सिद्धांतों पर चलना जरूरी है? आज की राजनीति में जहां डेटा का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है, ये याद रखना जरूरी है कि हर डेटा पॉइंट एक इंसान की कहानी से जुड़ा है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और भलाई के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। ये 5 बातें इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। सबसे पहले लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहीं से एक मजबूत जनादेश की नींव रखी जाती है। डेटा को लोगों और नीतियों के बीच एक पुल बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। किसी एक व्यक्ति के करिश्मे पर नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर भरोसा कीजिए। जमीन पर काम करने के साथ साथ तकनीक का भी सही इस्तेमाल कीजिए। और हमेशा याद रखिए, आपका आखिरी लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की अंतिम परीक्षा चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि उन लोगों की समस्याओं को हल करना है जिनकी वो सेवा करती है। असली जीत चुनावी नतीजों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।